तो अम्ल, क्षारक और लवण के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने अम्ल, क्षारक का पूरा डिटेल नॉलेज, फिर इंडिकेटर अर्थात सूचक के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग यहां से शुरू करेंगे और ये टॉपिक है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल के साथ अभिक्रिया। इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन बहुत सारे आपको मिलेंगे और जितने टॉपिक हैं वो सब के सब इंटरेस्टिंग हैं और फैक्ट हैं सब के सब, और दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल भी होने वाला है। तो कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना शुरू करिए और हम शुरू करते हैं। देखिए, हेडिंग है आपका धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको धातु बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, और अम्ल के साथ अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, और कैसे अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है। देखिए, धातु कार्बोनेट तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सबसे पहले लवण, फिर जल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। वहीं अगर बात करें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको धातु बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, यह भी तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले धातु कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ये सोडियम कार्बोनेट है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, और ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से डाइल्यूट HCl से अगर रिएक्शन कर गया, तो जैसे ही रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने के बाद ये सोडियम क्लोराइड बनाता है, और रिएक्शन करने के बाद सोडियम क्लोराइड बनाने के बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। क्लियर हो गई बात। अब दूसरी बात धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की कर लेते हैं। जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट अगर तनु HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया, कोई भी तनु रख सकते हैं आप अम्ल, H2SO4 भी रख सकते हैं, है ना, तो ये NaCl एक्वस यानी लवण का निर्माण करता है, सोडियम क्लोराइड, और फिर जल, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। बात क्लियर हो गई। तो एक बात याद रखिएगा कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हमेशा जब भी रिएक्शन करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। अब देखिए जरा, एक बात नोट कर लीजिएगा, नोट देके लिखिएगा। और क्या लिखिएगा, देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात चूना जल, जिसको हम दूधिया जल भी कहते हैं, इसी को भाखड़ा चूना भी कहते हैं, और इसी को दूधिया जल, चूना जल, भाखड़ा जल, भाखड़ा चूना, या इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, कैसे विलयन, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन से अगर CO2 की कम मात्रा, काफी कम मात्रा, अगर CO2 गैस की कम मात्रा प्रवाहित की जाती है, तो जैसी प्रवाहित की जाती है तो ये काफी आसानी से कैल्शियम कार्बोनेट एकदम व्हाइट, और उसके बाद थोड़ी मात्रा में जल का निर्माण करता है। क्लियर हो गई बात। लेकिन जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अगर हम अधिक दे देते हैं, तो अधिक दे देने के बाद ये काफी आसानी से कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निर्माण करता है, थोड़ी मात्रा में, और थोड़ी मात्रा में CO2 का भी निर्माण करता है। सॉरी, CO2 का निर्माण नहीं करता, ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निर्माण करता है। ये तो चमकीला होता है, ये कैसा होता है, चमकीला होता है, लेकिन ये जो होता है ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट, ये धूसर रंग का होता है, मतलब इसका चमक समाप्त हो जाता है, और ये जलीय विलयन में घुलनशील होता है। कैसा होता है, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में घुलनशील होता है, विलेय होता है, विलेय कह लो, जलीय विलयन में विलेय होता है। जबकि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चमकीला होता है, लेकिन जल में विलय नहीं होता है, जल में
विलेय नहीं होता है। बात क्लियर हो गई। इसको कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या संगमरमर भी कहा जाता है। कई बार आपसे सवाल पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। किसका? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। कई बार पूछा गया है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। कई बार आपसे यह भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि मोती का रासायनिक सूत्र, प्राकृतिक मोती का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो परत होता है इसमें कुछ मात्रा में एक्वस, मतलब कि एक्वा यानी कि जल भी मौजूद होता है। तो हम लोग इसको एक्वस बना ले तो ये सही होगा। थोड़ी सी सीडन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड से जैसे ही रिएक्शन करता है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। और जैसे ही पपड़ी दीवार छोड़ना शुरू करता है तो वो जो पपड़ी होता है वही ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको जल में अगर आप घोल देंगे तो जल में घोलने के बाद ये काफी आसानी से घुल जाएगा। अब देखिए, जब ये जल में घुल जाएगा और जल में घुलने के बाद इसको अगर हम लोग थोड़ा सा हीट करें, क्या करें? गर्म करें, तो गर्म करने के बाद ये काफी आसानी से पुनः कैल्शियम कार्बोनेट, जल और फिर CO2 का निर्माण करता है। ये कौन? देखिए, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट पुनः अगर इसको गर्म किया जाए, इसके एक्वस सॉल्यूशन को गर्म किया जाए, तो गर्म करने के बाद पुनः ये कैल्शियम कार्बोनेट, जल और CO2 देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट एकदम व्हाइट चमकता हुआ एकदम आपको प्राप्त हो जाता है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए नोट करिए सबको और फिर आगे की बात करते हैं। तो अब देखिए, इसके आगे बिल्कुल नोट दे के लिखिएगा। और क्या लिखिएगा? देखिए, ध्यान से एकदम देखिएगा। खड़िया, खड़िया का मतलब चौक, अंग्रेजी में चौक कहते हैं, हिंदी प्रोनाउंसिएशन यही है। का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सवाल बहुत बार आपसे पूछा गया है। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। अभी हमने संगमरमर लिखा था, याद होगा आपको। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यही CaCO3। अभी हमने चूना पत्थर भी लिखा था, आपको याद होगा। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है। यहां से सवाल बहुत बार पूछा गया है। इसी तरीके से हमने अभी बोला था कि भाखड़ा चूना, है ना, चूना तारकुन या बारचून जो भी होगा देख लीजिएगा, है ना। भाखड़ा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH ट्वाइस होता है। ठीक है। इसी तरीके से जलीय चूना, कौन सा चूना? जलीय चूना या चूना जल, कौन सा जल? चूना जल या दूधिया जल, दूधिया जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH ट्वाइस होता है। इसी तरीके से बुझा हुआ चूना, कौन सा चूना? बुझा हुआ चूना। अगर आपसे कहे बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यही CaOH ट्वाइस होता है। अंग्रेजी में इसी को स्लैक्ड लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लैक्ड लाइम कहा जाता है। अच्छा, अगर और बात करें तो बॉन्ड लाइम भी कहा जाता है। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था। तो इसको एकदम आप इंपॉर्टेंट समझिए, जितना भी है सब के सब इंपॉर्टेंट है, और इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, ये नोट कर लीजिएगा, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जितने केमिकल फॉर्मूला है ये सब के सब आपको याद रखना पड़ेगा। और अब हम लोग बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करता है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड लवण, फिर जल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। आग को जला करके और कार्बन डाइऑक्साइड को उस आग के पास जब लेके जाया जाता है तो काफी आसानी से एक छोटे से कैंडल, मान लीजिए उसी में कैंडल में ही आग लगा देते हैं, तो कैंडल को ही जला देते हैं। कैंडल के पास जैसे ही ये रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के बाद CO2 प्राप्त होता है ना। और ये एक्सपेरिमेंट NCERT में मौजूद है।
CO2 प्राप्त करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम क्लोराइड लवण, जल और CO2 प्राप्त होता है। ये CO2 बनाने की एक अच्छी विधि है। क्या है? एक अच्छी विधि है। इस माध्यम से हम काफी आसानी से, इस रिएक्शन के माध्यम से काफी आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? अब देखिए, अब बात आती है कि अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया, हेडिंग दीजिएगा, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो ध्यान से सुनिए, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण और जल का निर्माण करते हैं। कैसे जी? देखिए, मान के चलिए हमने क्या किया, हमने लिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके बाद कास्टिक सोडा अर्थात NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को एक को सॉल्यूशन को, जलीय विलयन को लिया हमने, और जैसे ही दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद हमको सोडियम क्लोराइड लवण और उसके बाद जल की प्राप्ति हुई। मतलब जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। हिंदी में उदासीनीकरण, जबकि अंग्रेजी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें सवाल आपसे पूछा जाता है कई बार कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl, या नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl। आपसे यह भी कई बार आपसे सवाल पूछा गया है कि साधारण लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। कई बार आपसे सवाल पूछा गया है कि नमकाम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नमकाम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। मतलब नमकाम्ल का मतलब क्या होता है? नमकाम्ल का मतलब होता है नमक बनाने वाला अम्ल। तो नमक बनाने वाला अम्ल हमने क्या लिया है? HCl लिया है, इसीलिए नमक बनाने वाला अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? HCl होगा। अब देखिए, इसी तरीके से अगर आपसे गंधकाम्ल बनाने के बारे में पूछ दे, मतलब गंधकाम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4। मतलब सल्फर बनाने के लिए या सल्फर का अम्ल बनाने के लिए मतलब सल्फर के अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 कहते हैं। ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। अच्छा, NaOH का रासायनिक सूत्र, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaOH। उसी को और क्या कहा जाता है जी? कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? NaOH। इसी तरीके से आपसे यह भी पूछा गया है कि कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कास्टिक पोटास का कई बार आपसे सवाल पूछा गया है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaOH होता है। क्लियर हो गई बात? तो इसी नमक को और हम लोग, है ना, तो इसी नमक को हम लोग साधारण लवण या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, है ना। इसी को टेबल साल्ट भी कहते हैं और ये NaCl होता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए आप इसको नोट करिए और फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अम्लों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया की। देखिए धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया की, अम्ल के साथ अभिक्रिया हम चेक करेंगे। तो अगर कोई भी धात्विक ऑक्साइड जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, कैसे अम्ल से? तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, तो तनु अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद ये लवण का निर्माण करते हैं और उसके बाद जल का निर्माण करते हैं। देखिए दुनिया के जितने धात्विक ऑक्साइड होते हैं सब के सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर हो गई बात?
तो देखिए अगर कोई भी क्षारीय प्रकृति का पदार्थ मतलब क्षारीय अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सीधी सी बात है, लवण का निर्माण होगा। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड में मान के चलिए हम लोग सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दें, सोडियम ऑक्साइड का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दें तो ये काफी आसानी से सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा, और उसके बाद ये जल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा। इसी तरीके से अच्छा ये सोडियम ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम तनु नाइट्रिक अम्ल से करा दें, HNO3 से करा दें, तो ये काफी आसानी से मैग्नीशियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा और उसके बाद ये जल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट और जल का निर्माण करेगा। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। और ये भी क्या है, एक लवण है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्षारक के साथ, किसके साथ, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखिए जरा क्या कहता है, ये कहता है, जरा चेक कर ले, एक चीज चेक कर ले, बिल्कुल सही है ना, अन्यथा पता चले कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलिए देखिए क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो क्या कहता है, जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो ये लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, लवण कमा जल का निर्माण करते हैं। क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड बना क्या, लवण और जल। अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं भाई, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के। इसीलिए ये अम्लीय प्रकृति का अधात्विक ऑक्साइड क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। क्यों, क्योंकि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल का ही निर्माण करते हैं। देखिए कैसे, अगर मान के चलिए ये क्षारक में हम कास्टिक सोडा ले रहे हैं NaOH, है ना, कास्टिक पोटास KOH भी आप ले सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड में जैसे मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड से हमने रिएक्शन कराया, जैसे रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, और उसके बाद कुछ मात्रा में जल का भी निर्माण होता है। इसी तरीके से अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद होगा आपको चूना जल का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं जो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों क्या है, लवण है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, अब एक बात याद रखिएगा, यहां लिख देते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, सभी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं, अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं। अब देखिए इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लोग लॉफिंग गैस भी कहते हैं, N2O, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, अर्थात ना तो ये अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए अब आपसे सवाल है, और सवाल पूछा भी गया है कई बार आपसे, कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, या क्षारक का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो देखिए इस दुनिया के जितने अम्ल होते हैं वे सब के सब H+ आयन डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमने H2SO4 लिया है, तो H2SO4 का जलीय विलयन मतलब H2O इसमें ऐड होगा,
तो जलीय विलयन से जैसे ही हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ये H प्लस और फिर SO4 के रूप में टूटता है। ठीक है, तो ये क्या दिया, ये दिया हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जिसको धनायन भी कह सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन डोनेट किया। तो अम्ल क्या डोनेट किया? हाइड्रोजन आयन। तो कहेंगे कि अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन H प्लस आयन डोनेट करता है। तो इसका आंसर लिख देते हैं, लिखते हैं अम्ल का जलीय विलयन, जलीय विलयन आसानी से H प्लस आयन डोनेट करता है, H प्लस आयन डोनेट करता है, इसलिए यह अर्थात क्या? अम्ल का जलीय विलयन। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन या इसलिए यह विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। किसके कारण जी? H प्लस आयन के कारण। किसके कारण? H प्लस आयन के कारण। अब देखिए, अब सवाल यह है कि भाई क्षारक का जलीय विलयन क्यों? तो यहां हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया तो H प्लस दिया। अब ये क्या देगा भाई? कोई भी क्षारक एक ले लो, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, और अगर इससे भी विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित कराएंगे, ये काफी आसानी से K प्लस और OH माइनस के रूप में टूटेगा। जैसे ये OH माइनस के रूप में टूटेगा तो ये OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सी आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोक्सी आयन डोनेट करने के कारण इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू, मतलब कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू कर देता है। तो कह सकते हैं हम आंसर में क्या कह सकते हैं कि क्षारक, यहां क्या लिखे हैं? अम्ल, है ना, और यहां क्या है? क्षारक। तो अम्ल क्या दे रहा है? H प्लस, क्षारक क्या दे रहा है? OH माइनस। तो उसी तरीके से लिखेंगे कि अम्ल, जैसे क्षारक का जलीय विलयन आसानी से OH माइनस डोनेट करता है। क्षारक का जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन आसानी से OH माइनस आयन डोनेट करता है, डोनेट करता है। इसलिए यह विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है, चालन करता है। अब सवाल यह है कि क्या H प्लस आयन डोनेट नहीं करेगा या OH माइनस आयन डोनेट नहीं करेंगे ये अम्ल या क्षारक, तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए H प्लस आयन का या OH माइनस आयन का एक जगह से दूसरी जगह चलना काफी आसान, मतलब कि काफी जरूरी है, काफी जरूरी है। अब यहां नोट लिखिएगा, यहां अब क्या करिएगा आप? एक नोट लिखिए। क्या नोट लिखिए? देखिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज कमा यूरिया, ग्लूकोज कमा यूरिया, है ना। एक और बात कि अल्कोहल, ये भी है ना, हालांकि उच्च क्लास में जाएंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि अल्कोहल H प्लस आयन डोनेट करता है, लेकिन 10th में आपको यहां पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल थ्योरी के अनुसार कि ग्लूकोज, यूरिया और अल्कोहल जल में घुलकर H प्लस आयन डोनेट नहीं करते हैं, H प्लस आयन डोनेट नहीं करते हैं, इसलिए ग्लूकोज या यूरिया या अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत के सुचालक या विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अर्थात ये विद्युत के सुचालक भी नहीं होते हैं, चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए इसको नोट करिए और फिर आगे की बात करते हैं।
अब देखिए आपको पढ़ना है डाइल्यूशन यानी तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है तनी ऐसा करना, मतलब कम करना। क्या करना? कम करना। किसकी मात्रा को कम करना? मतलब अम्ल या क्षारक की मात्रा को कम करना। तो डाइल्यूशन में क्या करते हैं? जल में अम्ल को या क्षारक को मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद अम्ल का H+ आयन की सांद्रता और क्षारक का OH- आयन की सांद्रता में कमी आ जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि जल में, किसमें? जल में, अम्ल में नहीं, जल में। अभी सवाल आएगा, है ना, कि जल में अम्ल को मिलाते हैं जबकि अम्ल को जल में नहीं मिलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा बदन जल सकता है। अगर जल में अम्ल को डाले तो सुरक्षित है ना, उसको मिलाते रहेंगे, तनुकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर अम्ल में जल को डालें तो अम्ल उछल करके बाहर आ सकता है, आपका फेस जल सकता है, आपका कपड़ा जल सकता है, तो इसमें खतरा है ना। यह सवाल पूछा भी गया है। जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर अम्ल के H+ और क्षारक के OH- आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनुकरण कहा जाता है। तनुकरण कहा जाता है। जैसे अगर ये अम्ल है और इसमें आप मान के चलो क्षारक मिला रहे हो, है ना, कोई सांद्र अम्ल है उसमें क्षारक नहीं, जल मिला रहे हो, है ना, तो क्या कर रहे हो आप? H+ आयन की सांद्रता में कमी कर रहे हो। H+ आयन की सांद्रता में कमी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल में क्या होता है? अम्ल में H+ आयन होता है और जल की मात्रा मिलाइएगा, इसकी मात्रा में कमी आएगी। जैसी कमी आएगी तो वही बात हम लिखे हैं, H+ आयन की सांद्रता में कमी। अगर मान के चलो आप क्षारक में अम्ल मिला रहे हो, है ना, क्षारक में, अम्ल बार बार आ रहा है, तो क्षारक में जल मिला रहे हो, तो क्षारक में क्या होता है? OH- आयन की सांद्रता होती है। तो अगर क्षारक में जल मिलाएंगे तो OH- आयन की सांद्रता में क्या करेंगे? आप कमी कर देंगे। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। और जो अम्ल में जल मिलाने के बाद, मतलब जल में अम्ल मिलाने के बाद या जल में क्षारक मिलाने के बाद जो अम्ल या क्षारक बनते हैं, वैसे अम्ल को हम लोग तनु अम्ल कहते हैं और वैसे क्षारक को हम लोग तनु क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु क्षारक कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब सवाल पूछा जाता है कि जल में अम्ल को मिलाया जाता है ना कि अम्ल में जल को, ऐसा क्यों? तो अभी हमने आपको जवाब दिया भी कि जब जल में अम्ल को मिलाते हैं और उस विलयन को थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो उसकी सांद्रता ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और ये काफी धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो जाती है और हमारी बॉडी जलने से बच जाती है। लेकिन जैसे ही अम्ल में जल को डालते हैं तो अम्ल के कण उछल करके हमारे शरीर पर आ जाते हैं, जिससे हमारे कपड़े, हमारे बदन जल जाते हैं और ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो इसमें और ज्यादा खतरा बना रहता है। दूसरी बात ये होती है कि ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि फेस का जलना। फेस अगर जल गया अम्ल से तो बताओ भाई, जैसे एसिड अटैक आपने सुना होगा। एसिड अटैक में क्या होता है? केवल फेस पे या बदन पे लोग एसिड फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कतई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फेस इससे जल जाता है, इंसान का चेहरा बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाथ से तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए अम्ल को। क्यों? क्योंकि सांद्र अम्ल को, वो भी सांद्र अम्ल। क्यों? क्योंकि जला देगा, हाथ को क्या करेगा? जला देगा। तो चलिए इसको नोट करिए और आगे देखते हैं, है ना। लेकिन इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगले वीडियो में पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और फिर आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।